राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जैसे वो इस देश के राजा हैं और इस देश में राजशाही है, ना कि लोकतंत्र है, और उनका तो जन्म ही इस देश पर राज करने के लिए हुआ है और वो अभी भी राजा हैं, चाहे बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार जो वोटों की चोरी का जो आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगाए और बाकायदा लिस्ट दिखाई कि कहां पर चुनावों में गड़बड़ी होती है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और चुनावों में धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाता है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट देकर कहा कि आप एफिडेविट के साथ आइए, शपथ पत्र के साथ आइए कि आपके पास क्या सबूत है और क्या प्रूफ है आपके पास, जिसमें ये साबित होता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं और चुनावों में धांधली होती है, हेरा फेरी होती है। उसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं थे। राहुल गांधी की तरफ से उनकी बहन प्रियंका गांधी का एक बयान आया बाद में कि राहुल गांधी ने जो संसद में ओथ ली है, जो संसद में शपथ ली है, उससे बड़ी कोई शपथ नहीं है। अगर राहुल गांधी ने बोल दिया कि भाई वोट चोरी हुई है, तो उस पर फिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, उस पर एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है, उस पर शपथ पत्र क्यों मांगा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बार जब बोल दिया सार्वजनिक रूप से, तो उस बात को सच माना जाए और उसी बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आम आदमी अगर किसी जगह कोई कंप्लेंट करने जाता है, कहीं पर भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी जाए, तो बिना लिखित के उसकी जो प्रॉब्लम है उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर मैं ही किसी डिपार्टमेंट में जाऊं, कोई मुझे प्रॉब्लम है, वहां पर अगर मैं कंप्लेंट दूंगा, वो भी लिखित में दूंगा, तब जाके वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। और राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वो तो इस देश के राजा हैं, अगर वो सिर्फ बोल देंगे तो भी उनके लिखित के बराबर माना जाएगा। तो कैसे चुनाव आयोग उनसे बोल सकता है कि एफिडेविट लेके आओ। तो ये जो मानसिकता है ना राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की, यही बहुत घातक साबित होती है उनको चुनावों में जब उनकी हार होती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है और चुनावों में धांधली करता है। ये एक ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। उनकी जो मानसिकता है वो अभी राजा वाली है। अभी वो समझते हैं कि उनके अलावा इस देश पर कोई राज नहीं कर सकता, और वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर वोटों के चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो वोटों की सबसे बड़ी चोरी इस देश में अभी नहीं, काफी पहले हुई थी, और वो जो बड़ी चोरी है वो सरेआम हुई थी और उस पर किसी को शर्म नहीं आई। आज तक न किसी ने माफी मांगी है कि सरेआम, खुलेआम इतनी बड़ी वोटों की चोरी की गई, जिसका नतीजा आज भी ये देश भुगत रहा है। इस पर हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या है वो सबसे बड़ी चोरी। उसके अलावा भी कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने कब कब चोरी की है इस देश में वोटों की, और वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो अपनी वोट चोरी पर उनको शर्मिंदगी ना होकर वो भारतीय जनता पार्टी को उसी कीचड़ में ढकेलना चाहते हैं जिस कीचड़ में से वो निकले हैं, जिसमें जो उन्होंने कर्म किए हैं इस देश में, वोटों की चोरी का, चुनावों में धांधली का, मतपेटी चोरी का, मतपेटियों को पानी में फेंकने का या मतपेटियों में स्याही डालने का। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भी ऐसे ही आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसके फेवर में जो लोग हैं, उसका समर्थन जो वर्ग है, उसका समर्थक वर्ग, वो उससे दूर हो जाए और किसी भी तरह राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। भारत में पहली वोट चोरी कब हुई थी ये मैं बताऊंगा वीडियो में आपको आगे, पर मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने कब कब चोरी की है, कब कब कांग्रेस ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। सबसे ताजा मामला है 1999 का, 1998 का। 1998-99 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी। मामला दरअसल ये था कि उससे पहले ही जो लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले ही उड़ीसा के चुनाव भी हुए थे लोकसभा चुनाव के साथ। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री बने थे बीजू पटनायक।
जबकि बीजू पटनायक लोकसभा के सदस्य थे, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर उनकी पार्टी चुनाव में जीती। पार्टी जब चुनाव में बहुमत हासिल किया तो वो बीजू पटनायक को उन्होंने मुख्यमंत्री चुन लिया और बीजू पटनायक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। उधर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव था। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बीजू पटनायक को, जो उस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे, हाँ संसद की जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा नहीं दिया था, उनको स्पेशल एक विमान भेजकर दिल्ली बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डलवाने के लिए। ये वोट चोरी थी। एक नेता जो मुख्यमंत्री पद की शपथ जिसने ले ली है, उसको कुछ ही समय में अपनी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना है और विधानसभा का चुनाव लड़ना है या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। उसको स्पेशल विमान से दिल्ली बुलाया गया था अटल बिहारी के खिलाफ वोट देने के लिए। ये होती है वोट चोरी। ये इसको कहते हैं कि वोट चोरी और अनैतिक तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश। और ये लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि ये लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। दूसरा मामला है 1971 के लोकसभा चुनावों का। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रायबरेली से उम्मीदवार थी इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी, वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी। जब रिजल्ट आया उसके बाद इंदिरा गांधी विजयी घोषित की गई और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुनावों में सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है और चुनावों में धांधली करके, बड़े पैमाने पर हेर फेर करके वो चुनाव जीती हैं। और ये उनके खिलाफ शिकायत दी उस समय के विपक्ष के उम्मीदवार राजनारायण सिंह ने। राजनारायण सिंह इस मुद्दे को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी ने उस समय चुनावों में हेर फेर किया था और चुनाव जो सरकारी मशीनरी थी उसका इस्तेमाल करके और बहुत बड़े पैमाने पर हेरा फेरी करके वो चुनाव जीती थी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी पद को ग्रहण करने से रोक लगा दी, यानी कि अगले 6 साल तक वो किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकती। पर 1971 का जो मामला था उसका फैसला 1975 में आया था। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो 12 जून 1971 को आया था। 12 जून को जब कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। ये होती है वोट की चोरी, जो सर्टिफाइड, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिसको माना था कि इंदिरा गांधी ने वोटों की चोरी की है, धांधली की है, हेराफेरी की है। 1977 में इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद का आपको सबको पता है कि 1977 के बाद इमरजेंसी लगने के बाद इस देश में क्या हुआ था। और सबसे बड़ी, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी वोटों की जो चोरी थी वो हुई थी 1946 में। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी वोट चोरी, जिस पर ना कांग्रेस पार्टी को कभी शर्मिंदगी महसूस हुई, ना उसकी तरफ से कभी माफी मांगी गई कि उस समय पे जो हुआ था वो गलत हुआ था। वो थी भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी चोरी। हुआ दरअसल ये था, भारत का प्रधानमंत्री बनने का जब नंबर आया तो कांग्रेस पार्टी की जो 15 प्रांतों की जो कमेटियां थीं, उनमें से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थीं और तीन ने खुद को अलग रखा था। वो एक तरह से न्यूट्रल थी, वो किसी की तरफ नहीं थी। तो 12 जो समितियां थी, जो 12 कमेटियां थी, कांग्रेस कमेटियां अलग अलग राज्यों की, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। पर कांग्रेस ने उस समय महात्मा गांधी और उनके जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने वोटों की चोरी की और वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये देश की सबसे बड़ी वोट चोरी थी, जिसके बारे में आज कांग्रेस न उसके जो सहयोगी दल हैं वो इस पर बात करने को तैयार है। तो ये थी देश की सबसे बड़ी चोरी। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1990 का दशक, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में किस तरह मतपेटियों की चोरी की जाती थी। मतपेटियों को पानी के तालाबों में, नदियों में फेंक दिया जाता था। मतपेटियों में स्याही डाल दी जाती थी। किस तरह मतपेटियां उठाकर लोग चोरी करके ले जाते थे, वो होती थी वोट चोरी।
जो कांग्रेस के साथ आज मिलके भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो अगर अपना पुराना इतिहास देखेंगे, 1990 के दशक में जब दोनों पार्टियों, एक की सरकार बिहार में थी और एक की सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनती थी, तो इन पर माफिया से मिलकर उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावों में लूटपाट का आरोप लगता था, मतपेटियां लूटने का आरोप लगता था। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, आज तक अपना एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग उनको अपने पास बुलाता है कि आपके पास जो भी सबूत हैं, आप आइए, हमारे पास दिखाइए सबूत, हमें बताइए कि आपके पास क्या एविडेंस है। वहां पर ये लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं। ये चुनाव आयोग से नहीं मिलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत नहीं रखेंगे। जिस तरह राजनारायण सिंह ने इंदिरा गांधी के मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और ले जाकर सारे प्रूफ दिए और ये प्रूफ कराया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में धांधली की है। राहुल गांधी और उनकी जो साथी सहयोगी हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे सबूत पेश करें, वो ये सारे जो उनके पास एविडेंस है सुप्रीम कोर्ट में दिखाएं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी तो नैतिकता होगी, अगर उनके ऊपर आरोप साबित होते हैं कुछ तो नैतिकता होगी। पर ये जो विपक्ष है, ये ना तो जो एक नियम है उसके हिसाब से काम करेगा। अब कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 8 अगस्त को बुलाया था कि आप आइए और जिस एक बेंगलुरु मध्य जो लोकसभा क्षेत्र है, उसकी जो आप एक कंस्टिट्यूंसी है, उसके अंदर महादेवपुरा, उसका जो आरोप लगा रहे हो कि वहाँ 1.5 लाख वोटर हैं फर्जी, आप आइए हमारे सामने, हमें बताइए कहाँ पर वोटर फर्जी हैं और कहाँ पर डुप्लीकेट जो फर्जी तरीके से वोटिंग हुई है। राहुल गांधी 8 अगस्त को उनके पास नहीं जाते हैं और 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। अब कल ही दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला। चुनाव आयोग ने इनको मिलने के लिए बुलाया था कि आप 30 सदस्यीय एक सदस्यीय 30 सदस्यों का एक अपना एक ग्रुप है, जो उसको भेजिए हमारे पास मिलने के लिए, अपनी एक कमेटी बनाइए, उसको भेजिए हमारे पास, हम उससे बात करेंगे। पर ये लोग 300 सांसदों को लेकर संसद भवन से और चुनाव आयोग की तरफ निकले। मतलब चुनाव आयोग भीड़ से बात करे, और जब 300 सांसद अगर निकले होंगे तो उनके साथ उनके समर्थक भी होंगे। तो एक बड़ी रैली के सामने चुनाव आयोग जाना या चुनाव आयोग में वो बड़ी रैली लेके जाना, तो चुनाव आयोग किस किस को समझा सकता है। जब भी किसी आंदोलन में, किसी में बातचीत होती है, किसी 2 देशों में भी बातचीत होती है, तो वहां कुछ चुनिंदा लोगों की टीम बनाई जाती है और वो टीम जाकर अपने सामने वाली पार्टी से बातचीत करती है। तो इनको ये चाहिए था कि ये अपनी एक टीम बनाते जिसमें 10, 20, 15, 20, 25 जो भी मेंबर ये रखते, उस टीम का गठन करते और उसको चुनाव आयोग भेजते, पूरे सबूतों के साथ भेजते। चुनाव आयोग में वो लोग जाके सबूत दिखाते कि ये धांधली हुई है। तब तो बात समझ आती है। आप एक जुलूस की शक्ल में, आप एक रैली की शक्ल में चुनाव आयोग पर जा रहे हो, तो चुनाव आयोग को ये धमकाने का मामला है। चुनाव आयोग को सीधी सीधी चुनौती है कि आप चुनाव आयोग को धमकाकर अपनी बात मनवाना चाहते हो। तो राहुल गांधी के दिमाग में ये चीज़ है, कांग्रेस पार्टी की माइंड में ये चीज़ है कि राहुल गांधी ही इस देश पर राज करने के असली हकदार हैं। राहुल गांधी इस देश के राजा हैं। इस देश में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र है भी तो भी चुनाव जीतने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है और किसी को नहीं है। ऐसा लोकतंत्र चाहिए कांग्रेस पार्टी को जहां पर चुनाव जीतने का अधिकार गांधी फैमिली का होगा और किसी का नहीं होगा। यही चाहता है गांधी परिवार और यही चाहती है कांग्रेस, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर दबाव बना रहे हैं। और मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज पहले ये चुनाव इलेक्शन वोटिंग मशीन पर लगाते थे आरोप, ईवीएम पर, अब चुनाव आयोग पर लगाने लगे हैं और आने वाले समय में ये सुप्रीम कोर्ट पर भी ऐसे ही आरोप लगाएंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, आपको आने वाले समय में ये सब सुनने को मिलेगा। तो देखते हैं अब इस राहुल गांधी और तमाम जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो रैली थी कल, उसका क्या असर पड़ता है। पर भारत में सबसे बड़ी जो वोट चोरी थी वो कब हुई थी मैंने आपको बता दिया है, और उस पर अब
जो चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है राहुल गांधी के सबूतों पर, किसको कोई नोटिस जारी करता है या कुछ और कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।